जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं सीएसई 2018 के वीडियो डिस्कशन में। देखिए, हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 66, जिसका आंसर था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल ये क्या होता है, तो इसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक गेटवे प्रोटोकॉल होता है जिसमें ये इनेबल करता है इंटरनेट को टू एक्सचेंज द रूटीन इन्फॉर्मेशन बिटवीन ऑटोनॉमस सिस्टम। तो इस सिस्टम के बीच में जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सचेंज होती है, इसे कहते हैं हम बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल्स होते हैं टू एड्रेसिंग द पैकेट ऑफ डेटा सो दैट दे कैन ट्रैवल अक्रॉस द नेटवर्क एंड अराइव एट अ करेक्ट डेस्टिनेशन। तो ये जो डेटा पैकेट है करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए, इसलिए होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कुछ रूल्स होते हैं जिससे जो है डेटा ट्रैवल करता है अक्रॉस द रूट एंड अराइव एट अ करेक्ट डेस्टिनेशन। ओके, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, नाम से पता चल रहा है कि प्राइवेट नेटवर्क, तो ये जो है हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, यानी जो हमारा आईपी एड्रेस है, पर्सनल आईपी एड्रेस, इसे ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वीपीएन। ठीक है, तो वीपीएन लगा के जो है हमारी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे छुपा के रख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू। ठीक है, अब स्थानकवासी देखिए दोस्तों, ये डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर हमें आता है तो आता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो है दोस्तों, स्थानकवासी बिलोंग्स टू जैनिज्म। ठीक है, ये जो सेक्ट है हमारा श्वेतांबरा, इसके अंदर आता है। ठीक है, श्वेतांबरा। और जो स्थानकवासी है, दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। तो आइडल वर्शिप में ये बिलीव नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, सेकंड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वेयर यूज इन मेकिंग द बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। कह रहा है रेड सैंडस्टोन इनका यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, व्हाइट मार्बल वाज यूज टू बिल्ड द बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सीकरी। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो नाम है ना, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल में हम अभी देखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी का है। अगर आपने इनके फोटोज़ नहीं देख रखे हैं, बड़ा इमामबाड़ा के या फिर बुलंद दरवाज़ा के, तो ये पहचाना थोड़ा मुश्किल है रेड सैंडस्टोन है या वाइट मार्बल है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जो फोटो है, ये है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, ये क्या है, बुलंद दरवाज़ा, जो कि किसने बनाया था, ये बनाया था अकबर ने। ठीक है, अब क्यों बनाया था, तो इसके पीछे एक रीज़न था कि जब गुजरात पे विक्ट्री हुई थी अकबर की, तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एक बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। और यहाँ पे देखिए क्या यूज़ हो रहा है, रेड सैंडस्टोन हमें दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो फोटो है, ये है बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा, ये किसने बनाया था दोस्तों, ये बनाया था असफुद्दौला। ठीक है, असफुद्दौला ने बनाया था कब, 1784 में। इसका ईयर याद रखिए, ये जो था हमारा फतेहपुर सीकरी वाला जो बुलंद दरवाज़ा, ये 1602 में बनाया गया था अकबर के द्वारा। और ये जो हमने अभी देखा, ये कब बनाया था, 1784 में असफुद्दौला के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है थर्ड हमारा था, ये था रूमी दरवाज़ा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये रूमी दरवाज़ा, ये भी 1784 में बनाया था असफुद्दौला के द्वारा ही। ठीक है, यहाँ पे देख के हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे वाइट मार्बल मेनली यूज़ हुआ है। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए वाइट मार्बल अगर यहाँ लिख देते और रेड सैंडस्टोन अगर यहाँ लिख देते, तो दोनों स्टेटमेंट सही आ जाते और आंसर आ जाता हमारा बोथ 1 and 2। बट यहाँ पे दोनों स्वैप कर दिए गए हैं, तो आंसर क्या आया यहाँ पे, नीदर 1 and 2। तो यहाँ से एक हिंट आप यहाँ से याद रखेंगे कि जब भी ऐसे मार्बल्स का कलर या फिर रेड सैंडस्टोन ऐसा कुछ पूछा जा रहा है, तो थोड़ा याद रख सकते हैं कि ये कलर भी चेंज कर सकता है एग्जामिनर। तो इस तरीके से देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और हमारा आंसर है यहाँ पे डी, नीदर 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड इसका हिंट समझ आ चुका होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन में कहूँगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर इलेबोरेटली डिस्कस अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस इन इंडिया। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी से है, जो अवर पास्ट वाली एनसीईआरटी है, उसमें डायरेक्टली ये जो ट्रैवलर है इसके ऊपर एक बॉक्स दे रखा है और वहाँ पे उस ट्रैवलर का नाम और कॉमा दे के वहाँ पे लिखा हुआ है कि डायमंड मर्चेंट। ठीक है, तो ये सीधा सीधा यहाँ पे आंसर है जियान बैप्टिस्ट टैवर्नियर। ठीक है, टफ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा। ओके,
बट यहाँ पे देखिए ये है तैवर्नियर। अब देखिए जियान ऐसे दो स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से भी थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं, बट क्वेश्चन ये बहुत टफ कैटेगरी का है। ओके, तो ये जो जियान बैप्टिस्ट टैवर्नियर है ये फ्रेंच जेम एजेंट्स थे, ठीक है, डायमंड मर्चेंट भी हम इसे कह सकते थे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट नाम है जियान डे थैवेनॉट, इन भाई साहब ने क्या किया था, तो इनके बारे में जब सर्च किया तो इन्होंने इंडिया के इंडिगो कल्टिवेशन, ठीक है, इंडिगो कल्टिवेशन के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। ये भी फ्रेंच से बिलोंग करते थे, ठीक है, फ्रेंच ट्रैवलर डिस्क्राइब द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मेंशन देखिए मुगल हिस्ट्री में बहुत बार आता है, मुगल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक ट्रैवलर थे और फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, और ये एसोसिएट किए जाते हैं दारा शिकोह के साथ। ये दारा शिकोह के पर्सनल फिजिशियन थे ऐसा माना जाता है, ठीक है, माना जाता है क्या, थे ही, लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो फ्रैंकोइस बर्नियर पर्सनल फिजिशियन ऑफ दारा शिकोह। दारा शिकोह किसके बेटे थे, तो शाहजहां। तो याद रखिए शाहजहां के कोर्ट में ये फिजिशियन जो है वो इनका डेजिग्नेशन था, ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट देखिए अब्बे अब्बे बार्थेलेमी कैरी, ठीक है, जब इनके बारे में मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये भी एक फ्रेंच ट्रैवलर ही थे जो कि मुगल इंडिया में इन्होंने विजिट किया था। ओके, इन्होंने जो पोर्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके बारे में जो अपनी राइटिंग्स यहाँ पे दी थी। तो चारों फ्रेंच वाले हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर हमारे इंपॉर्टेंट है, तैवर्नियर के बारे में हमने देख लिया, इनके बारे में इंडिगो कल्टिवेशन, और ये सिंपली आके पोर्ट वोर्ट का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है। तो याद रखिए इस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, दो तीन नाम दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन से मुगल इंडिया से एसोसिएटेड थे, इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग फ्यूचर बुद्धा एट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भी एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर हमें पता होना चाहिए, ये है मैत्रेय। तो अभी याद रख लीजिए मैत्रेय इज द फ्यूचर बुद्धा। ओके, यहाँ पे देखिए पद्मपानी वज्रपानी, इसकी जो मूर्तियाँ हमें अजंता में देखने को मिलती है, ठीक है, पद्मपानी वज्रपानी, और ये जो सारे दोस्तों ये बोधिसत्वास है। अब बोधिसत्वास क्या है, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, PYQs में 2020 में आया हुआ था, ठीक है। परमितास क्या है, तो परफेक्शन विच लेड टू अटेनमेंट ऑफ बोधिसत्वास, ये हमने देखा था 2020 के प्री में। और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आएगा, बोधिसत्वा का मीनिंग क्या है, तो जिसने अपना लिबरेशन जो है वो डिले कर दिया है टू एलिवेट अदर फ्रॉम सफरिंग, तो ये है बोधिसत्वास। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, ठीक है, फ्यूचर बुद्धा। लोकेश्वरा क्या है दोस्तों, तो ये लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इन्हें भी कहते हैं, ठीक है। अवलोकितेश्वरा ये कंपैशन को डिनोट करते हैं, बोधिसत्वा का पार्ट है। और पद्मपानी इनके हाथ में लोटस है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ले। सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ले। अब यहाँ पे सिंपल ये क्वेश्चन बन सकता है कि सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था, लॉर्ड वेलेस्ले, तो हमें पता होना चाहिए। अब नॉट अप्लाई बोला है तो डी से पढ़ना चालू करते हैं। टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी और इंडियन स्टेट, सही बात है, ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव में बात है और हमारे निगेटिव में। टू सिक्योर फिक्स इनकम इन द कंपनी, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर एंड टू मेंटेन द लास्ट स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंस। अब सब्सिडरी अलायंस का अगर किस्सा आपको पता है तो आर्मी मेंटेन करने की बात यहाँ पे हुई थी, ठीक है, नेपोलियन से बचाने की बात हुई थी, और ब्रिटिश पैरामाउंसी ये तो अल्टीमेट एम था। और यहाँ पे देखिए टू सिक्योर द फिक्स इनकम, ठीक है, फिक्स इनकम की बात यहाँ पे नहीं हुई है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 75 है, यहाँ पे फिक्स इनकम की बात नहीं हुई है, ये हमने देखा था और मैंने आपको बताया भी था कि कुछ भी फिक्स चीज़ होने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उस टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों ऑप्शन से ही, कि नेपोलियनिक डेंजर से इंडिया को बचाने वाला कौन था, तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ले, ठीक है। ये लॉर्ड वॉर्ड फालतू में लगा देते हैं, ठीक है, तो ये वेलेस्ले ही था, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा, सॉरी, सी इज़ द आंसर। फिक्स इनकम यहाँ पे नहीं था सब्सिडी अलायंस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के बारे में है, ठीक है। इसके पहले देखिए हमने वुड्स डिस्पैच के ऊपर भी क्वेश्चन देखा था, वुड्स डिस्पैच, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। अब देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, याद करिए 2019 का वो क्वेश्चन जहाँ पे हमने चार्टर एक्ट के बारे में देखा था 1813। यहाँ पे 1 लाख रुपए जो है इंग्लिश एजुकेशन के लिए, एजुकेशन इन इंडिया के लिए देने की बात करी थी। सो 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन, याद करिए। ओके, 1813 में हमने देखा था टू प्रोवाइड द ग्रांट ऑफ 1 लाख पर एनम, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, कितना जनरल सा नाम है। अब देखिए ये जो कमिटी थी इसे हेड किया था लॉर्ड मैक्यूले ने, ठीक है, लॉर्ड मैक्यूले ने इसे हेड किया था। और ये यहाँ पे देखिए 1835 का मैक्यूलेज माइन्यूट हम पढ़ते हैं, मैक्यूलेज माइन्यूट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, तो ये देखिए इसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये जनरल कमेटी में कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए थे कि ये जो ग्रांट है इसे कैसा खर्चा करेंगे, कैसे इसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी क्या है दोस्तों, तो ये हम स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं। अब एंग्लिसिस्ट वो होते हैं दोस्तों जो वेस्टर्न कल्चर या फिर वेस्टर्न जो बुक्स है, जो लिटरेचर है, उसे सुप्रीम मानते थे। और ओरिएंटलिस्ट जो थे वो हमारे इंडियन, यानी कि जो इंडियन एशियन जो कल्चर है, ठीक है, जो हमारे लिटरेचर है, इसे सुप्रीम मानते थे और इसको जो है सपोर्ट करते थे। तो ये थे ओरिएंटलिस्ट और ये थे एंग्लिसिस्ट, ठीक है। तो ये इनके बीच में टसल होती रहती कि अच्छा कौन सा यहाँ पे जो है लिटरेचर है। तो ये सिंपल सा इतना ही था, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी, ओके। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ओरिएंटलिस्ट वो क्या कहते थे कि इंडिया को अपने खुद के कस्टम्स और ट्रेडिशन के हिसाब से चलने दो, और एंग्लिसिस्ट कहते कि नहीं, इन्हें हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन फॉलो करने चाहिए, जो ब्रिटिश कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक है सर विलियम जोन्स, ठीक है, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी 1784 में। तो ये नाम आप याद रखिए। ये कौन थे, ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है। लॉर्ड मैक्यूले कौन था, ये एंग्लिसिस्ट था, ठीक है। तो ये ऐसे अलग अलग इनके पक्ष यहाँ पे बन गए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 1 2 3, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से जाननी थी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्टिफिशियल लेक। क्वेश्चन टफ है दोस्तों, ठीक है। रेणुका हिमाचल प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश एंड कोडाईकैनल तमिलनाडु। अब देखिए कोल्लेरू, ये अभी हमने 2023 के प्री में देखा था। कोल्लेरू लोग कहाँ है, कृष्णा एंड गोदावरी के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। नैनीताल उत्तराखंड में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए कोडाईकैनल, देखिए दोस्तों कैनल, यहाँ पे अगर आप ऐसे तोड़ देना कैनल, कैनल क्या होता है, ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, और यही हमारा आंसर है। कोडाईकैनल जो है दोस्तों, ये यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक है। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये देखिए दोस्तों सिचुएटेड है दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और देखिए दोस्तों कोडाईकैनल एक यहाँ पे हिल स्टेशन भी है तमिलनाडु में, जहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है कोडाईकैनल हमारा आंसर है, बाकी तीनों यहाँ पे जो है नेचुरल है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट वाला है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, ऑप्शन हम देख लेते हैं सबसे पहले, ओके। यहाँ पे देखते हैं, it aims to align the competencies of the unregulated workforce of the country to the national skill qualification framework, ठीक है। it among other thing it will impart the training in soft skill, entrepreneurship, financial and digital literacy। पॉजिटिव बात है, यहाँ पे भी पॉजिटिव बात करिए कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में लाएंगे। एंड इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे देखिए दोस्तों गड़बड़ी होगी, और यही गड़बड़ी एग्जामिनर हर बार कहता है। ये स्कीम जो है इस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, यह है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज, ठीक है। ये हटा दीजिए, जैसे 1 हट गया हमारा, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 ये हमारे करेक्ट है, आंसर आ गया सी। और इसी स्कीम का एक कंपोनेंट है दोस्तों रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो ये भी हमें एक PYQ में दिखेगा 2016 या 17 के। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इट इज़ इन न्यूज़ इन सम टाइम, इट इज़ रिलेटेड टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब देखिए नाम से पता चल रहा है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। जैसे कि अगर एक बार्बर की शॉप में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे तो स्किल है, ठीक है, क्योंकि वो 5-6 साल से वहाँ पे काम कर रहा है बाल काटने का। बट स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में उसे यहाँ पे सर्टिफिकेट जब दिया जाएगा तो उसकी ये जो स्किल है, प्रायर लर्निंग है, इसे भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो ये है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। बाकी देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, मिनिस्ट्री यहाँ पे गलत है, ठीक है। आंसर आ गया हमारा 2 और 3, आंसर आ गया हमारा 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। तो स्वराज्य सभा किसने अपना नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रखा था? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस क्वेश्चन के लिए एग्जामिनर को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चारों जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर हम जान लेते हैं। क्वेश्चन टफ है। देखिए स्वराज्य सभा नाम किसने चेंज किया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग का, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारा आंसर है वो है ए, ठीक है। अभी हम ऑल इंडिया होम रूल लीग और स्वराज्य सभा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों जो होम रूल लीग है, यहाँ पे 2 लीग्स थी, एक थी लोकमान्य तिलक वाली और एक थी एनी बेसेंट, ठीक है। लोकमान्य तिलक ने देखिए अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था, और यहाँ पे देखिए सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था होम रूल लीग। ये देखिए अडेयार
मद्रास से स्टार्ट हुआ था, ये हम स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, ये बस आपका रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। और ये जो है तिलक वाली जो होम रूल थी ये बेलगांव से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जो तिलक की जो मूवमेंट थी महाराष्ट्र कर्नाटक में कन्फर्म थी, और एनी बेजेंट की ऑल ओवर इंडिया में थी। लेकिन ये 1916 में ये जब इनका जो इन्फ्लुएंस है कम हो जाता है तो इसे कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया जाता है। और कांग्रेस के साथ मर्ज कब किया जाता है? 1920 में। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? महात्मा गांधी जी। तो ये इतना याद रखेंगे हम स्वराज सभा एंड ऑल इंडिया होम रूल लीग के बारे में। नेक्स्ट देखिए हिंदू महासभा। हिंदू महासभा कब बनती है दोस्तों? ये 1915 में बनती है, टू प्रोटेक्ट द हिंदू राइट्स, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे, इनमें मेन नाम आता है मदन मोहन मालवीय, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, या फिर चलिए साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, इसके बारे में देखते हैं। इसे देखिए दोस्तों जस्टिस पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है, जस्टिस पार्टी इसका दूसरा नेम है। ये 1916 में बनी थी और इसके जो फाउंडर थे वो थे दोस्तों नटेसा मुदलियार, ठीक है, नटेसा मुदलियार, टी एम नायर, ठीक है, ये एक दो नाम यहाँ पे आप याद रखेंगे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी देखिए दोस्तों ये गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने बनाई थी 1905 में, ठीक है, फॉर द सोशल सर्विस एंड रिफॉर्म्स। किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, 1905। ईयर याद रखेंगे 1905। साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन 1916, ठीक है, 1916 में कब? नवंबर 1916, ठीक है। हिंदू महासभा हमने देखा 1915 में, ओके। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। आई होप इस क्वेश्चन से हमारे सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्लीस्ट? अभी मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन का क्या रोल है और यहाँ पे अर्लीस्ट पूछ भी है। अब डी से पढ़ते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है। तो ये जो इवेंट हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1864 में। बंकिम चंद्र चैटर्जी रोट आनंद मठ, ठीक है। ये कब लिखा गया था दोस्तों? ये 1882 में लिखा था आनंद मठ। ये बंगाली नॉवेल था, ठीक है। अब इसी में देखिए दोस्तों वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम, नेशनल एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग की बात कर रहा हूँ, वंदे मातरम, ये इसमें मेंशन है। दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण, ठीक है, दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण। ये कब लिखा गया था दोस्तों? ये 1858 के आसपास लिखा गया था। और मैंने आपको बताया भी था कि नील दर्पण को इंग्लिश में ट्रांसफर किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। ये जब हम इंडिगो वाला क्वेश्चन देख रहे थे, इंडिगो रिवोल्ट वाला, तब मैंने बताया था। और दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश आर्य समाज, ये कब हुआ था? 1875 में, ठीक है, 1875 में हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ है? तो सबसे पहला इवेंट हुआ है हमारा सेकंड, दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण। टफ क्वेश्चन है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों बंकिम चंद्र चैटर्जी, इनकी जो डेथ हुई थी वो 1894 में हुई थी। तो ये ईयर थोड़ा याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसके बाद वाले भी जो इवेंट्स है ना, उन्हें बोल दिया जाता है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि गलत हो जाएगा। तो 1894 के आसपास इनकी डेथ यहाँ पे हुई थी। आई होप इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन से। अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेवी सैंड माइनिंग? सैंड माइनिंग, सैंड इज द माइनर मिनरल, कब आया था? 2019 में। हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? अब देखिए निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। लोअरिंग द वाटर टेबल, ये तो भाई निगेटिव बात है, ग्राउंड वाटर हमारा लो हो जाएगा। पोल्यूशन इन ग्राउंड वाटर, ये भी निगेटिव बात है। डिक्रीज इन द सैलिनिटी ऑफ रिवर, ये तो देखिए दोस्तों पॉजिटिव बात है, अगर सैलिनिटी कम होती है तो अच्छी बात है। बट हमें क्या पूछा है? निगेटिव कॉन्सिक्वेंस पूछे। तो अगर निगेटिव कॉन्सिक्वेंस पूछे तो ये निगेटिव वाले हमें पकड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2 और 3 इज द करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए सलाइन वाटर यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, डिक्रीज नहीं होता है। जब हेवी सैंड माइनिंग होती तो सलाइन वाटर डिक्रीज हो जाता है, सॉरी डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो इस तरीके से भी हमें थोड़ा सा जो है ध्यान लगा के चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 और 3। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, चलो थर्ड से पढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड। देखिए कितना माइल्ड सा स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया है कि अगर इरिगेशन बहुत टाइम तक दोगे तो इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। सेकंड देखिए सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। देखिए 2021 के प्री में हमें फॉस्फोरस साइकिल वाला एक क्वेश्चन देखा था, रॉक साइकिल हमने देखा था वहाँ पे,
ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, डायरेक्ट 100% एक्सट्रीम बात कह रहा है। हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखिए, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर आपने सिंपल भी ज्योग्राफी पढ़ा है तो ऑर्गेनिक मैटर जब ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं होता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये गलत हो गया, ये तो दिखने में ही गलत लग रहा है और पढ़ने में भी गलत लग रहा है। तो देखिए, जैसे आपने 1 हटाया, हमारा आंसर आ गया 3 ओनली। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 3 ओनली। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये हमें कहीं हम इतना डिटेल में पढ़ नहीं सकते, हमें इसको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। देखिए, सम, कैन, नॉट प्ले एनी रोल, तो ये फिजिबल है ही नहीं। पॉसिबिलिटी और एक्सट्रीमिटीज़ में जो खेल चल रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं कहूँगा, डायरेक्टली देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से उठा लिया है। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज एंड यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट द कंट्रीज फॉर ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी एमर्ज एट। ये कहाँ आया था, डायरेक्टली पूछ दिया। कहता है अर्थ समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जोहान्सबर्ग, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012, यूएन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 एंड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर हमें पता है तो पता है, नहीं तो छोड़ दो। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्टली इसका आंसर हम देख लेंगे। यहाँ पे आंसर है हमारा यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आया है 2018 में, पूछा है 2012 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही COP21 की बात कर रहा है। ठीक है, COP21 की बात कर रहा है जो कि 2015 में हुआ है। ये तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, तो अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ये जो पर्टिकुलर समिट हुई थी ना दोस्तों, इसे रियो +20 भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, इसके 20 साल बाद ये यहाँ पे हुई थी। ठीक है, और ये जो पेज इनिशिएटिव है ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड जो है, यहाँ पे अवेयरनेस प्लस यहाँ पे असिस्ट करता है एंड मॉनिटर करने में हेल्प करता है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए, जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये देखिए दोस्तों, किसके द्वारा कराई जाती है? टेरी। टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट से। ठीक है, ये देखिए 2001 से इसने अपना काम स्टार्ट किया है, और ये देखिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं। कौन कराता है? टेरी। और देखिए दोस्तों, 2024 में भी इनका समिट होने वाला है दिल्ली में, जहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर, डिप्लोमेट, साइंटिस्ट, मीडिया पर्सनल आके कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाम से यहाँ पे हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली बेस एक बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट और टेरी इसकी बात हमने करी, इसी से रिलेटेड जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे एक एक्ट फॉर अर्थ, ठीक है, एक्ट फॉर अर्थ इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 में। ठीक है, और ये किस लिए था? टू इंगेज द रिसर्च एक्टिविटी टू एनालाइज द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सेक्टर, ठीक है, ऑन क्लाइमेट। तो यहाँ पे जो SDG इससे रिलेटेड था ये एक्ट फॉर अर्थ इनिशिएटिव। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, एक्ट फॉर अर्थ इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था, किससे रिलेटेड है? तो ये क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करी गई थी। एक्ट फॉर अर्थ याद रखिएगा। ठीक है, पेपर में आ गया तो मुस्कुराइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 3D प्रिंटिंग हैज़ अ एप्लीकेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? 3D प्रिंटिंग, ठीक है, ये मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में आपने देखा ही होगा। ठीक है, अब ये किस किस के लिए यूज़ होता है, ऐसा ही पूछा है इसने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर्स, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज एंड डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस है, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्टिव चीज़ हमें नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे सीधा हमें आंसर मार्क करना है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सब में देखिए ऑटोमेटिव इंडस्ट्री कितनी वाइड लेवल पे है, कन्फेक्शनरी आइटम यहाँ पे कौन सी भी मिठाई एक बन गई तो हो गया, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, कितने प्रकार की सर्जरीज यहाँ पे होती है। ठीक है, बायोनिक ईयर सर्जरी, ऐसे हम हेल्थ का इम्पैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो कहीं पे भी अगर कोई चिप भी बना दी 3D प्रिंटिंग से तो हो गया डेटा प्रोसेसिंग में यूज़। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन ही क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते हैं। फिर भी हम देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन इनएक्टिव सिंस देन। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊं तो 2018 में आया था
और इसके जस्ट आसपास एक करंट अफेयर में आया था कि बैरन आइलैंड पे जो हमारा बैरन आइलैंड वोल्केनो है ये थोड़ा इरप्ट हुआ है। बैरन आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। इतना डिटेल दे दिया यहाँ पे। एंड सेकंड में फर्स्ट में क्या कह रहा है, बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर कैसे ट्रैप सेट कर रहा है और कैसे वो गलत स्टेटमेंट बनाने का ट्राई करता है, बट वो पकड़ में आ गया क्योंकि हमने चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की रफ्तार से इस क्वेश्चन को देखा है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में आप कह रहे हो भाई साहब इट इज़ एक्टिव वोल्केनो, तो यहाँ पे ये इनएक्टिव सिंस देन क्यों लिखा हुआ है, इसे थोड़ा समझा दीजिए हमें। तो आप समझ पा रहे हो, मतलब 1 और 3 तो साथ में जा ही नहीं सकता, और जब यहाँ पे 1 और 3 साथ में जा ही नहीं सकता तो ये हट गया। अब बचा क्या, 1, 2, 3 एंड 3, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बैरन आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। अब बता भी देते 140 किलोमीटर ईस्ट में बोट से जाना है या कैसे जाना है यहाँ पे। तो इतना डिटेल मैंने पहले बताया था, एग्जामिनर कभी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हमें पता होगा। और यहाँ पे एक डायरेक्शन भी दे रखी है ईस्ट, अभी ईस्ट में है वेस्ट में, हमें क्या पता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम अंडमान निकोबार देखें तो यहाँ पे के अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए निकोबार, ग्रेट निकोबार आ जाएगा। और ये जो हमारा बैरन आइलैंड है ये यहाँ कहीं सिचुएटेड है, जो कि 140 किलोमीटर ईस्ट में है पोर्ट ब्लेयर के। निकोबार से तो ये बहुत दूर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैरन आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड है एक हमारा, ठीक है, नारकोंडम आइलैंड। तो ये भी थोड़ा नाम याद रखिए, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से देखिए हम आंसर तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और ये 2017 के आसपास इरप्ट भी हुआ था, इसलिए न्यूज़ में भी आया था। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आंसर है 1 ओनली इज द करेक्ट। नेक्स्ट ये कहता है दोस्तों, क्या द प्रोसोपिस जूलीफेरा ऑफन सीन इन न्यूज़। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा कनेक्ट करिए, 2019 में हमने क्वेश्चन देखा था हिमालयन नेटल वाला, ठीक है, हिमालयन नेटल वाला क्वेश्चन हमने देखा था। उसके बाद देखिए 2022 में हमने गुची वाला क्वेश्चन देखा था। तो ये ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स पूछ के यूपीएससी जो है क्वेश्चन बना देता है। तो प्रोपोसिस जूलीफेरा ये भी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इट इज़ वाइडली यूज इन कॉस्मेटिक्स, यूपीएससी इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक्स पे क्या ही ध्यान देगा। रिड्यूसेस द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया विच इट ग्रोज, देखिए बायोडाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड एंड नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव होने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि इतना क्वेश्चन बनाया तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिया, बचा बी एंड सी। इसमें देखिए दोस्तों ये बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, ठीक है। ये जो प्रोपोस्पिस जूलीफेरा है ये मैक्सिको से, मतलब हमारे अमेरिकन कॉन्टिनेंट से इंडिया में आई थी बहुत साल पहले, ठीक है। तो ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी, ठीक है, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऑप्शन हमने देख लिए पहले। थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ, 1/3 यानी 33% से ज़्यादा, लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन द ट्रॉपिकल वाटर। अब यहां पे देखिए दोस्तों कैसे समझना है, फार मोर नंबर, ठीक है। और हमें पता है कि ओशन की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है हमारे कॉन्टिनेंट की बायोडाइवर्सिटी से, क्योंकि ओशन 70% वाटर है ओशन में, मतलब एरिया अगर देखा जाए, एरिया वाइज भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ओशंस है। और कोरल रीफ देखिए ये हार्बिंजर है बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है, हार्बिंजर है बायोडाइवर्सिटी का। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। अब 1/3 की ये जो बात कर रहा है, देखिए 33%, जो परसेंटेज गेम मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे कोरल ट्रायंगल वाला भी रीजन है, ठीक है। अब कोरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ये देखिए दोस्तों वेस्टर्न पैसिफिक में एक रीजन है जहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है ना, इस वाला जो रीजन है इसे हम कोरल ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरल वेराइटी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा ही देखिए एक ऑस्ट्रेलिया के पास भी है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ ये हम पढ़ते हैं इस तरीके से, ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे ये सिचुएटेड है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इको सेंसिटिव है। कोरल रीफ वाला स्ट्रक्चर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो कोरल ट्रायंगल देखिए दोस्तों वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स आर इन द ट्रॉपिकल वाटर, ये सही बात है, मोस्टली ट्रॉपिकल वाटर में रहते हैं, ठीक है, टेम्परेट में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे करेक्ट है। और देखिए कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर है, जो कि हमारे मेंस सिलेबस में मेंशन है। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप मेंस में भी लिख सकते हो कोरल रीफ्स के बारे में, ठीक है। अब इन्हीं कोरल रीफ्स भाई साहब को ध्यान में रखते हुए 2022 में क्वेश्चन आता है कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या है। बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या है,
तो ये कोरल रीफ्स को रिस्टोर करने से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी हमने देखी थी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया दोस्तों हमारा 1 2 3। इस तरीके से लिंकेज भी हमने यहाँ पे जो है स्टडी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज द इनिशिएटिव लॉन्च बाय। वन लाइनर क्वेश्चन है, अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये इनिशिएटिव था हमारे यूएनएफसीसी का। ठीक है, ये यूएनएफसीसी का इनिशिएटिव था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन अगेंस्ट फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये 2015 में उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, इसमें मेनली वही बात करी थी कि क्लाइमेट फुटप्रिंट हम कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। यूएनईपी हमने ऑलरेडी देखा है, इसका हेडक्वार्टर जो है केनिया में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आईपीसीसी, ये भी हमने डिटेल में ऑलरेडी देखा है। ये किसने मिलकर बनाया है, ये देखिए दोस्तों, यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ, इन्होंने मिलकर बनाया था 1988 में। और ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में अगर हम देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, इसका ईयर है 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसका काम क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेट्रोलॉजिकल इवेंट जैसे कि वेदर, क्लाइमेट, इन सबको स्टडी करती है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो ये दोबारा से हमारे यहाँ पे रिवीजन हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से। फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेस्ले। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कलकत्ता मदरसा, वैरन हेस्टिंग, और संस्कृत कॉलेज एट बनारस, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, इन भाई साहब का नाम अभी हमने देखा था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो संस्कृत कॉलेज है बनारस का, ये विलियम जोन्स ने नहीं बनाया था। विलियम जोन्स ने तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनाई थी। ठीक है, और ये जो बनारस का संस्कृत कॉलेज है, ये किसने बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों यहाँ पे जोनाथन डनकन। ठीक है, जोनाथन डनकन। कब बनाया था, 1791 में। तो ये पेयर हमारी गलत हो गई। कलकत्ता मदरसा देखिए दोस्तों, 1781 में वैरन हेस्टिंग ने बनाया था, करेक्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज देखिए दोस्तों, आर्थर वेलेस्ली नहीं था, ये था लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, कब, सन 1800 में। किस लिए बनाया था, किस लिए बनाया था, फॉर ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट ऑफिसर। और ये किस लिए बनाया था, जैसे मैंने कहा वैसे अगर आपके माइंड में 2020 वाला वो क्वेश्चन टिक किया है ना, तो आपने अच्छे से रिवाइज किया है और आपने अच्छे से PYQs को इंटीग्रेट किया है अपनी लर्निंग में। याद करिए, फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए बनाया गया था, ये क्वेश्चन कब आया है, 2020 के प्री में। ये किस लिए था, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया टू टीच देम द वर्नैकुलर लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। समझ पा रहे हो आप, यहाँ पे ये मैच द पेयर उठा के 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया कि ये किस लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। 2 पेयर यहाँ पे गलत है, आर्थर वेलेस्ली नहीं है, ये लॉर्ड वेलेस्ले है। ठीक है, और यही भाई साहब है हमारे सब्सिडरी अलायंस वाले, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये है दोस्तों रिचार्ड वेलेस्ले। ठीक है, रिचार्ड वेलेस्ले। और इनके जो यंगर ब्रदर थे, ठीक है, इनके जो रिचार्ड वेलेस्ले के यंगर ब्रदर, ये थे आर्थर वेलेस्ले। ठीक है, आर्थर वेलेस्ले। इन भाई साहब ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कार्नेटिक वॉर्स में, जो मराठास के अगेंस्ट में यहाँ पे वॉर हुआ था, यहाँ पे भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये है आर्थर। ठीक है, उसका बड़ा भाई रिचार्ड, जो कि था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से काम किया। तो आर्थर और रिचार्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीजन मेंशन इन न्यूज़ कंट्री। कैटालोनिया स्पेन, 2022 में डायरेक्टली रिपीट हुआ है। क्रीमिया हंगरी, नहीं, क्रीमिया कहाँ पे है, यूक्रेन में है भाई। ठीक है, क्रीमिया वॉर यूक्रेन में है। यूक्रेन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2023 में 2 बार क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए मिंडनाओ, मिंडनाओ कहाँ पे, ये फिलीपींस में है, करेक्ट। उसका देखिए ओरोमिया, ओरोमिया ये नाइजेरिया में नहीं है दोस्तों, ये इथियोपिया में है। ठीक है, ये उस टाइम पे न्यूज़ में रहे होंगे ये कहीं ना कहीं। ठीक है, बट थोड़ा टफ क्वेश्चन में इसे कहूँगा। सो क्वेश्चन नंबर 90 जो है, इसका आंसर है हमारा 1 और 3। बाकी हमने जो करेक्ट पेयर है यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो जो कैटालोनिया है वो स्पेन में है हमारा। ठीक है, उसके बाद जो मिंडनाओ ये फिलीपींस में है। ओरामिया ये इथियोपिया में है। इथियोपिया का एक रीजन है टिग्रे रीजन, ये 2023 में भी आया है। ठीक है, और बाकी क्रीमिया हमने देख लिया, मिंडनाओ हो गया, ओरोमिया देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे आंसर देख लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 यहाँ पे चीज़ें दे रखी है और यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा है। ठीक है, 2018 में 2 बार क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। गोवा बिकेम, टफ क्वेश्चन में कहूँगा, गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया वाज नेशनलाइज एंड बिकम नेशनल कैरियर। इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम एज
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म इन द स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने सीरियसली पढ़ाई करी है तो एक दो चीज़ें तो आपको इसमें से पता होगी। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म इन द स्टेट, तो ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये केरल में हुआ था 1957 में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इंपीरियल बैंक जो SBI में इसका नाम हुआ था, ये 1955 में हुआ था। फिर देखिए एयर इंडिया कब नेशनलाइज हुई ये पता करना थोड़ा मुश्किल है। एंड गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये अगर आपने पॉलिटी में अगर पूरी सीरीज वो रट रखी कि कौन सा स्टेट कब बना था, उस हिसाब से अगर आपने उतना डिटेल में पढ़ा है तो ये 1961 के आसपास बना था, ठीक है। अब चलिए अब ऑप्शन अगर हम देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं या तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए 4 या 3। एंडिंग में अगर हम देखेंगे तो एंडिंग में देखिए 3 या 4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऑप्शन भी इन्होंने कंफ्यूजिंग बनाए हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम आंसर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों एयर इंडिया जो नेशनलाइज हुई थी ये 1953 में हुई थी, तो ये ईयर अभी याद रख लीजिए, क्या पता आगे चल के रिपीट हो जाए। तो और हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हमें बनाना है, तो इट इज़ 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। तो बी इज़ योर आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन टफ कैटेगरी का था बट अभी हमने यहाँ पे जो चीज़ें है उसे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस बड़ा क्वेश्चन बना रखा है। राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड एज अ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि आर्टिकल 21 में आएगा, ऐसे कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंप्लाई द अबव स्टेटमेंट। देखिए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो जैसे ही ये पढ़ाना डायरेक्टली आर्टिकल 21 मैंने बोल दिया, सीधा यहाँ पे आंसर है, ठीक है। 14 नहीं है, 42nd अमेंडमेंट के अंदर भी नहीं है, 17 भी नहीं है, DPSP के अंदर भी नहीं है, और आर्टिकल 24 भी नहीं है, 44th अमेंडमेंट एक्ट भी नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है आर्टिकल 21 ऑफ द एंड द फ्रीडम गारंटेड अंडर पार्ट 3। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर तक पहुँचे, राइट टू प्राइवेसी। अब ये कौन सा जजमेंट था? के पुट्टास्वामी जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी। ऐसा ही देखिए 2019 में भी आया था, राइट टू मैरिज इज अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। नेक्स्ट अभी हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अनाउंस MSP, बहुत इंपॉर्टेंट है, MSP फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे याद रखिए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को चेयर कौन करता है, तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, याद करिए, बताइए मुझे जल्दी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो कमिटी होती है इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इन्हें कौन रिकमेंडेशन देता है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये कैलकुलेट करता है, और ये फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को बताती है, जिसे PM चेयर करते हैं। और फिर ये बिफोर सोविंग ऑफ अ क्रॉप यहाँ पे अनाउंस करते हैं MSP, कितने क्रॉप के लिए? 23 क्रॉप्स के लिए। ये डिटेल में हमने देखा था कब? 2023 का वो नाइजर सीड वाला क्वेश्चन याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अरेका नट जैसे हम हटाते हैं, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अरेका नट या कॉफ़ी, इनमें से कोई भी हटाइए 1 और 3 में से। तो देखिए जैसे ही 1 हटाया, ठीक है, जैसे ही 3 हटाया, आंसर आ गया 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6। देखिए 2, 4, 5, 6। देखिए ग्राउंड नट, सीसैमम, फिंगर मिलेट एंड बार्ली। कॉफ़ी नहीं है, टर्मरिक नहीं है, अरेका नट नहीं है, ठीक है। तो ये जितना बड़ा क्वेश्चन ना उतना ईजी होता है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुँच सकते हैं। इसे डिफ़िकल्ट मान के हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब जो 23 क्रॉप्स है ये ऑलरेडी हमने 2023 में देख रखे हैं, ठीक है। तो इसे मैं अभी यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। डायरेक्ट 1 लाइनर है, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं। तो देखिए दोस्तों पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। इस पखुई कोई दूसरा नाम है पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मणिपुर में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक है, लोकतक लेक, और यहीं पे देखिए कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नागालैंड में देखिए एक न्यूज़ में आया था सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, न्यूज़ में आया था। एक फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यहाँ पे न्यूज़ है, फकीम, ठीक है, FAKIM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। मेघालय में देखिए नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा, नॉकरेक, ये भी हमारे 2022 के प्री में आ चुका है, ठीक है, नॉकरेक। और दूसरा एक नेशनल पार्क है यहाँ पे बालपक्रम, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 95, इंडियाज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में 3 स्टेटमेंट है बड़े बड़े। चलिए ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए PSLV GSLV का सारा खेल है, ठीक है। थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। GSLV Mach 3 is the 4-stage launch vehicle with the first and third stage as a solid rock motors
एंड सेकेंड एंड फोर्थ स्टेज एज अ लिक्विड रॉकेट इंजन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिंक अगर करोगे ना, CSE 2023 में ऐसा ही बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का मैकेनिज्म पूछ लिया था। शायद आप यहाँ पे इसे याद कर पा रहे होंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर रिमेन परमानेंटली फिक्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई एज व्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन इन द स्काई। परमानेंटली, ठीक है। PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग वेर एज GSLV डिजाइन मेनली टू लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा जो बेसिक नॉलेज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस पार्ट वाला पूरा चेक होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें जो है इस क्वेश्चन से चीज़ों को सीखना है और कैसे एग्जामिनर यहाँ पे स्वैप करता है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे स्वैप हुआ है GSLV मैक 3, 4 स्टेज नहीं है दोस्तों, ये PSLV है 4 स्टेज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यूज सॉलिड एंड सेकेंड एंड फोर्थ यूज लिक्विड। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये PSLV का है दोस्तों। ठीक है, ये PSLV का है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए सैटेलाइट लॉन्च बाय GSLV अपीयर रिमेन परमानेंटली, GSLV परमानेंटली रहता है। और यहाँ पे देखिए अगर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो इसे परमानेंटली एक ही जगह पे सेटल रहना पड़ेगा, तभी तो ये सिग्नल दे पाएगा। अगर यही हिलता रहेगा तो यहाँ पे सिग्नल तो आ ही नहीं पाएंगे। तो ये PSLV की जगह पे यहाँ पे GSLV होना चाहिए था। ठीक है, और ये देखिए करेक्ट है, GSLV कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है और PSLV हमारे अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये था दोस्तों PSLV एंड GSLV का कंपैरिजन जो हमने देखा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उन्हें ही याद रखने का थोड़ा सा जो है कष्ट करिए आप, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आएगा 1 ओनली इज द करेक्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। अब याद करिए बैंक बोर्ड ब्यूरो वाला क्वेश्चन, जो कि 2022 में भी आया था, 2019 में भी आया था। क्यों? क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर के रिवाइवल से रिलेटेड है। सेकंड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर, मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को ऑर्डर में लाने के लिए मर्जर किया गया, ऐसा ही बोल रहा है। और ये जो पेपर है ना दोस्तों, 2018 का पेपर है और उस टाइम पे ये मर्जर ऐसा हुआ था। ठीक है, SBI के साथ 4 से 5 बैंक्स का मर्जर हुआ था और बहुत बड़ा न्यूज़ बना था। फर्स्ट देखिए, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। पूरे 10 साल की बात कह रहा है और स्टेडीली इंक्रीज की बात कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ था स्टेडीली डिक्रीज नहीं हुआ था, ये नीचे ऊपर ऐसे हुआ था। तो ये स्टेडीली डिक्रीज, वैसे ही हमारा यहाँ पे जो अलर्ट हो जाना चाहिए हमें, ये गलत है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट जो प्लेन स्टेटमेंट बोल रहा है कि मर्जर हुआ है, जो कि हुआ भी था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था उस टाइम पे। ठीक है, तो एक इफिशियंसी, ये सारी चीज़ें बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था। तो आंसर है यहाँ पे हमारा 2 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, विच ऑफ द अबव आइटम्स आर एग्जेम्प्टेड अंडर GST। ठीक है, GST बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पे। ठीक है, तब लाया गया था ये। GST से रिलेटेड देखिए GST काउंसिल हमें पता होना चाहिए, जो उसका अमेंडमेंट एक्ट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों GST से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, GST काउंसिल किसके अंदर आता है, आर्टिकल 279A के अंदर। GST लाया किस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर था, 101 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब कौन सा एग्जेम्प्टेड है ऐसा पूछा इसमें। फोर्थ क्या है, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फिश प्रोसेस एंड कैन, चिकन एग कुक एंड सीरियल ग्रेन हल्ट। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचें कि GST सीरियल ग्रेन्स के ऊपर तो नहीं लगेगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि प्रोसेस, यहाँ पे आटा की बात हो रही है, क्योंकि जहाँ पे प्रोसेस यहाँ आ गई, जहाँ पे वैल्यू एडिशन आ गया, वहाँ पे GST लगेगा। जैसे कि ये देखिए, फिश प्रोसेस एंड कैन, तो अगर कैन करके प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हो तो GST तो लगेगा, GST, या फिर एक दूसरे स्टेट में जा रहा है। तो चलिए थर्ड हटा के देखिए, चला गया, बचा गया 1 एंड 1 2 का 4। अब देखिए चिकन एग कुक, तो आप जाके बाहर किसी मार्केट में अगर उबले हुए अंडे ले रहे हो उस दुकानदार से, 8 रुपये का एक अंडा अगर आपको मिल रहा है, तो उसके ऊपर आप GST थोड़ी दे रहे हो। ठीक है, तो कुक चिकन एग की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये भी हमारा एग्जेम्प्टेड होगा। तो 1 एंड 2 कहाँ पे, तो ये आंसर है C। और जब ऑफिशियल की आई थी, इस पर भी बड़ा बवाल हुआ था उस टाइम पे कि इसका आंसर क्या होगा, बट यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 का 4। ठीक है, 1 2 का 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो है GST के अंदर कौन सी चीज़ें आती है और कौन सी नहीं आती है, सारी चीज़ें याद रखना है, नहीं। ठीक है, इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। अभी जो क्वेश्चन आ गया किस तरीके से सॉल्व करना था ये देखना है और आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम बाकी क्वेश्चंस को भी लिंक करेंगे अभी। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स
एंड डिक्लेयर द हैबिटेट राइट ऑफ पीवीटीजीज। देखिए पीवीटीजीज यहाँ मेंशन आया, सीएसई 2019 में पूरा 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाइगाज हैव गिवन द हैबिटेट राइट्स। पता नहीं भाई फर्स्ट टाइम बाइगाज को मिला था, किसे मिला था। द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप 2021 वाला क्वेश्चन पेपर याद करोगे तो वहाँ पे सीधा सीधा आया था कि जो ट्राइबल राइट्स है वो अंडर किस मिनिस्ट्री आते हैं। ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री आते हैं ये हमने उस टाइम पे भी देखा था। यहाँ पे सीधा आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, क्योंकि ये पीवीटीजीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं है। और वहाँ पे भी जब ऑप्शन बनाया गया था तो सीधा पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ही दिया गया था, तो मिनिस्ट्री यहाँ पे गलत हो गई। तो जैसे मिनिस्ट्री गलत, आंसर आ गया हमारा 1 और 2। हमें पता भी रहने की ज़रूरत नहीं है कि ये बाइगास को फर्स्ट टाइम दिया था या नहीं दिया था, बट अभी हमें पता है कि बाइगास को यहाँ पे फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट राइट मिला था। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो है ये पीवीटीजीज है। ठीक है, बाइगास। बाकी ये जो है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, किया गया है। ये ऐसा एरिया होता है नेशनल पार्क एंड सेंचुरी का जो कि स्पेसिफिकली एंड क्लियरली एस्टैब्लिश होता है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। विच वन ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिसीजेस। ठीक है, अब कौन सा स्प्रेड करता है। देखिए बर्ड्स, यहाँ पे बताया नहीं कि कौन सा बर्ड है पूरे दुनिया में, अब कौन सा बर्ड है पता नहीं हमें। डस्ट ब्लोइंग, रेन एंड विंड ब्लोइंग। अब इनमें से कौन सा यहाँ पे जो है डिसीज कैरी करेगा नहीं करेगा किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें हमें वाइडेस्ट लेवल पे सोचना है। आई होप ये यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये प्लांट डिसीज, अब कौन सा प्लांट ये भी नहीं बताया। एक्वेटिक प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, टेम्परेट में है, ट्रॉपिकल में है, रेन फॉरेस्ट में है, डेसिडियस में है। बर्ड कौन सा ये भी नहीं बताया, डस्ट कहाँ की है ये भी नहीं बताया। तो जहाँ पे स्पेसिफिकली चीज़ें नहीं बताई है तो हम आंसर भी यहाँ पे वाइडर लेवल पे ही सोचेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये उस टाइम पे न्यूज़ में भी बहुत आया था सिक्किम से रिलेटेड। तो सिक्किम हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, एकदम करेक्ट बात है। अपेडा फंक्शंस एज अ सेक्रेटरिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। अब एनपीओपी क्या है, एनपीओपी है नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बहुत ही अजीब सी मिनिस्ट्री यहाँ पे दे दी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बोल देता तो हम डाउट में आ सकते थे, जैसे टी बोर्ड वाला याद करिए 2022 में। बट यहाँ पे तो बहुत ही अजीब तरीके से रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के साथ जोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कहता तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, बट इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी नहीं है। ये जो एनपीओपी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है, देखिए आप, ये जो नेशनल मिशन फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। और ये जो अपेडा है, अपेडा मपेडा यानी कि मराइन प्रोसेस एक्सपोर्ट फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ही आता है। जो हमने टी बोर्ड देखा था ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ही आता है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे इसे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, जैसे फर्स्ट गया बचा 2 और 3। सेकेंड हमारा सही है कि जो अपेडा है फंक्शन एज द सेक्रेटरिएट ऑफ एनपीओपी, करेक्ट है। एंड थर्ड भी हमारा सही है कि सिक्किम बिकम द फर्स्ट स्टेट। ठीक है, तो ये देखिए ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, अगर मेंस में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम इनका मेंशन कर सकते हैं। तो आंसर है हमारे यहाँ पे 2 और 3। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 2018 का पूरा पेपर यहाँ पे जो है फिनिश किया है इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। अभी 2017 के पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।